हेलो। हेलो, हेलो। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, 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 हेलो। आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? संजय जी, आवाज़ आ रही है? आप हाँ बोले तो मैं स्टार्ट करूँ। हेलो, 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 हेलो। आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे बता दें, आवाज़ आ रही है तो मैं स्टार्ट करूँ। हेलो, 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 हेलो। अभिलाष जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। आप लिख दें तो प्लीज़ लिख दें, आवाज़ आ रही है कि नहीं। हेलो, 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 हेलो। ओके जी, नमस्ते, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया प्रेमचंद पे बोलने का। कल प्रेमचंद की जयंती है, 31 जुलाई है। और प्रेमचंद पर बोलने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि मैं कोई साहित्यकार तो हूँ नहीं, और ना मैं कोई हिंदी का शोधार्थी हूँ। मैंने एक आम पाठक के तौर पे प्रेमचंद को पढ़ा है, और प्रेमचंद की कहानियों का एक आम पाठक के दिलो-दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम प्रेमचंद पर इसकी चर्चा करेंगे। मैं इसकी शुरुआत एक छोटी-सी घटना से करता हूँ कि मैं मैट्रिक में पढ़ता था, और एक प्रोफ़ेसर सुजीत नारायण प्रसाद हमारे गुरु थे, वो पढ़ाते थे। तो बच्चों में क्लास होने के पहले क्या हुआ कि बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त हुआ, तब तक उनका क्लास शुरू हुआ। वो आए तो उन्हें पता चला कि झगड़ा हुआ है। अब उन्होंने एक-एक लड़कों से पूछना शुरू किया कि बताओ सही बात क्या है? किसकी गलती है? अब तो जानते हैं कि इस मामले में छात्रों में सबसे अधिक एकजुटता रहती है, किसी ने कुछ बताया नहीं। खैर उन्होंने बात को वहीं छोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी कक्षा आरंभ की। उस दिन पाठ का विषय था पंच परमेश्वर, जो प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है, और उन्होंने यह पढ़ाना शुरू किया। वह शुरू हुए जुम्मन शेख, अलगू, खाला, सबकी कहानी सुनाते-सुनाते जब अंत में पंचायत बँटने के पहले जब वो खाला जाती है अपने लिए पंचों को बटोरने, और अलगू चौधरी के पास जाती है, तो अलगू चौधरी बोलते हैं कि मैं तो जुम्मन का मित्र हूँ, मैं कैसे जाऊँगा? वहाँ नहीं जा सकता हूँ। तो बुढ़िया बोलती है कि बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? अब देखिए कि कितनी बड़ी बात उसने कही। और हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने पहले तो कहानी का पूरा समां बाँधा, एकदम लड़के भावुक हो उठे उस कहानी को सुन के, और अचानक बोलते-बोलते वो धीरे से गए और उसी कक्षा के एक लड़के का हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? सच-सच बता दो, किसने मारा पहले? ये झगड़ा कैसे शुरुआत हुई? आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बच्चा सारी बातें एक लय में बोलते चला गया। उस एक पंक्ति का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि आप समझ सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानी का क्या असर होता है। तो मैं इस घटना से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो प्रेमचंद के बारे में जो आम बातें हैं, जो सब जगह आप देखते हैं कि जो लोग आमतौर पर उनका परिचय देते हैं, वो 31 जुलाई को उनका जन्म हुआ था 1880 में, और 8 अक्टूबर 1936 को मर गए, अर्थात उनका पूरा जीवन काल 56 वर्षों का रहा। अच्छा, इस 56 साल में भी देखिए बचपन में वो
उनकी माँ मर गई। 7 साल की उम्र थी तभी उनकी माँ मर गई और 18 साल की उम्र में उन्होंने जाके मैट्रिक की परीक्षा पास की 1898 में। और मैट्रिक में भी उनके विषय फारसी वगैरह थे, हिंदी हिंदी उनका विषय नहीं था। और 7 साल की उम्र में माँ के मरने के बाद इस बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है आप इसी से समझ सकते हैं कि उनकी माँ का नाम आनंदी था। और जो पहली कहानी उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखी, उसके पहले वो नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखते थे, तो जो पहली कहानी उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखी, उस पहली कहानी का पात्र जो था वो आनंदी थी, जो उनके माँ के नाम से आता था। तो फ्रायड ने कहा है ना कि 6-7 साल की उम्र तक किसी बच्चे के मनोविज्ञान का जो विकास होता है वही अपना विस्तारित रूप बाकी जीवन पाता है। तो 7 वर्ष में माँ के जाने के बाद से माँ की जो इनकी स्मृति या माँ का जो इनका प्रभाव पड़ा, हमें लगता है कि उसी की झलक इनके प्रेमचंद नाम से अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की सबसे पहली कहानी बड़े घर की बेटी में आनंदी नाम से मिली। और जब आप उसकी चर्चा करते हैं बड़े घर की बेटी की, तो मैं एक पाठक के रूप में बताता हूँ कि कितना सजीव चित्र प्रेमचंद जी ने उस कहानी में बड़े घर की बेटी में उन्होंने दिया है। होता क्या है कि श्रीकंठ जो है, एक तो श्रीकंठ के बारे में वो क्या लिखते हैं कि BA इन 2 शब्दों पर श्रीकंठ ने मानो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, सारी चीज़ें। मैंने उस समय की वो शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं कि क्या क्या स्थिति होती है उस समय। और उनकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूं। जैसे एक जगह लिखते हैं कि बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने। उस समय के समाज का चित्र देखिए कि जो बड़े घर के लोग होते होंगे उनके यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं रहती होगी, और एक आम व्यक्ति है जो टुकड़ों टुकड़ों में जीता है, एक एक पैसा बटोर कर जीता है, उसके आगे उनकी फिजूल खर्ची बिल्कुल सुहाती नहीं। तो उसी पर एक प्रेमचंद की पंक्ति है कि बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने। और वो लाल बिहारी जो उसका देवर होता है वो कहता है, उसके मुंह से निकल जाता है कि मैके में तो जैसे घी की नदियां ही बहती हो। अब देखिए एक देवर और भाभी के बीच का जो या दोनों के बीच की जो टकराहट है, इस टकराहट को प्रेमचंद ने कितने करीब से महसूस किया है, मानो वहाँ पर खड़े होकर इन दोनों के संवाद को देख रहे हों आपस में। कहता है कि मैके में तो जैसे घी की नदियां ही बहती हो। और फिर प्रेमचंद वहीं पर पाठकों को यह भी चेताते हैं कि किसी भी स्त्री की मान मर्यादा उसके मायके तक ही सीमित होती है, यदि उसके मायके पर बंद है तो किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती है। तो वो क्या कहती है कि इतना घी तो हमारे यहाँ नित्य नाई कहार खा जाते हैं। अच्छा, उस समय के उस समाज के आपस में बातचीत में जातीयता कैसे घुली हुई है, जातिगत पूर्वाग्रह लोगों की बातचीत में कैसे प्रकट होते हैं, ये प्रेमचंद हर जगह अपनी वाक्यों में इसको प्रकट कर देते हैं, निर्भीक, बेबाक, निडर। अब जैसे क्या कहते हैं, इतना घी तो हमारे यहाँ नित्य नाई कहार खा जाते हैं। आजकल कोई हिस्सा लिख दे तो नाई कहार का संगठन है, सोच कर कर दे। और भी नहीं, एक जगह और उन्होंने लिखा है कि उस अपढ़ उज्जड़ ठाकुर से रहा न गया। लाल बिहारी के बारे में लिखते हैं कि उस अपढ़ उज्जड़ ठाकुर से रहा न गया। यहाँ देखिए फिर जाति सूचक शब्द यहाँ प्रकट होता है, प्रेमचंद कहीं छोड़ते नहीं है। फिर एक जगह और उन्होंने लिखा है कि बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी, वो बोलता है कि लाल बिहारी कि अगर वो बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। फिर यहाँ पर जाति सूचक शब्द आता है। कहने का अर्थ यह है कि उस समय समाज में जातिगत दुराग्रह या जातिगत भेद कितने गहरे में बैठ गए थे, इसको प्रेमचंद ने बड़ी गहराई से बटोरा है और ओलिया है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया कि उस समय के समाज में जाति का कैसा जाल फैल चुका है, जातीयता की भावना कितनी कूट कूट कर भरी है कि लोगों की लोकोक्तियों में, आम बोलचाल की भाषा में उनका जातिगत दुराग्रह टपकता है, और प्रेमचंद इसको सीधे कैच कर लेते हैं और अपनी कहानियों में से परोसते हैं। उसके बाद एक और उनकी पंक्ति उसमें कि पति और पत्नी के बीच के उन्होंने संबंध को निरूपित किया है कि जैसे बताते हैं कि जैसे किसी भी बहू की मर्यादा या पत्नी की मर्यादा उसके जब मायके पर बनाती है तो बर्दाश्त नहीं करती है, तो उसी तरह
किसी पति के लिए भी एक वो बोध कराते हैं उसे, पति का आगे, कि पति के लिए भी उसका पतित्व तभी तक जीवित है, सजीव है, जब तक वो अपनी पत्नी की मर्यादा की रक्षा करे। और वह श्रीकंठ के मुंह से अपने पिता के सामने यह पंक्ति कहलवाते हैं कि जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदाता हूँ। जब वो अपने घर से अलग होने की बात कहते हैं और उनके पिताजी कहते हैं कि तुम महिलाओं के घर में बात में पढ़कर घर में फूट मत डालो, तो उसी पर यह कहते हैं कि जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदाता हूँ। यहाँ पर देखिए उन्होंने पुरुष पर कैसे अपनी स्त्री की मान प्रतिष्ठा के रक्षा के बोझ को डाला है। तो एक मैंने बड़े घर की बेटी का, मैं उनकी कुछ कहानियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और भी चीज़ें बता दूं कि मैं इसको बीच में प्रसंग, मैं चूँकि कोई उस ढंग से बोल नहीं रहा हूँ, कोई मेरा स्ट्रक्चर आपके सामने भाषण जैसे बातें याद आ रही उसे बताते चल रहा हूँ, जो कुछ मैंने देखा है कि उसके बाद 1906 से 1936 तक 30 साल का उनका जो समय था वो उनका मुख्य लेखन काल था। और 1918 से 1936 आप ध्यान दीजिए कि 1919 में उन्होंने बीए की परीक्षा की, 39 साल के हुए। तो उसके पहले 1910 18 साल की उम्र में मैट्रिक, 30 साल की उम्र में इंटर, आप उनकी थोड़ा पढ़ाई की यात्रा पर ध्यान दीजिए, और 39 साल की उम्र में बीए 1919 में। और बीए करने के समय ढेर सारे परिवर्तन हुए। जब फिर मैं थोड़ा सा भटक गया, 1919 जो बीए करके निकले थे और वो नौकरी कर रहे थे, उनकी बीए के बाद अच्छी नौकरी लग गई थी, वो इंस्पेक्टर वगैरह हो गए थे, बड़े स्वाभिमानी थे। एक बार क्या हुआ कि उनके एक ऑफिसर चले जा रहे थे और वो बाहर खटिया पर बैठे हुए थे, तो उनके ऑफिसर ने सोचा कि यह उठकर हमारा अभिवादन करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ अभिवादन नहीं किया उनका। तो बाद में फिर लौटे और उनसे पूछा, तो बोला कि अरे घर ऑफिस में हम आपके नौकर हैं, लेकिन घर पे हम अपने सम्राट हैं, ठीक है। तो उनका जो यह स्वाभिमान था, यह स्वाभिमान अपनी देश की जो दुर्व्यवस्था था उसको देखकर बहुत आहत हुआ। और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो अपनी शुरुआत की, बहुत लोग प्रेमचंद के बारे में एक गलत धारणा पाल रखे हैं कि वह किसी खास पंथ के व्यक्ति थे, किसी खास वाद के व्यक्ति थे, ठीक है ना। वह एक मानवतावादी व्यक्ति थे, उनमें मानवता के प्रति उनका एक बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण था। तो उनमें आपको देशभक्ति भाव भी मिलेगा और समाजवाद का भी भाव मिलेगा। हम तो कहते हैं कि उन्होंने जो सबसे पहली रचना जो उनको बड़ी प्रकाश में आई वो तो देशभक्ति की रचना थी। कहानी संग्रह था उनका सोजे वतन। सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर दिया, उन पर मुकदमा चलाने की धमकी दी, और यह किताब उन्होंने नवाब राय के नाम से यह किताब उन्होंने लिखा था। और उसी समय जब उन्होंने नवाब राय के नाम से उनको धमकी मिल गई, तो उन्होंने अब नवाब राय के नाम से लिखना बंद किया। और एक जमाना पत्रिका था, उसके संपादक थे दया नारायण निगम, उन्होंने ही उनको प्रेमचंद का नाम दिया था। और तभी वो प्रेमचंद के नाम से उन्होंने अपनी रचना शुरू की, और पहली रचना थी उनकी बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद जी ने सबसे पहले बचपन में, वो अभी मैंने आपको बताया कि 7 साल की उम्र में माँ मरी, और करीब आगे 15 साल की उम्र तक आते आते उनके पिताजी भी मर गए, फिर उनकी शादी हुई, बाद में दूसरी भी शादी हुई। लेकिन उसके पहले 18 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास की, लेकिन उसके पहले करीब 13 साल की उम्र के आसपास उन्होंने ढेर सारी कहानियाँ पढ़ी। और यहाँ वह जो उन्होंने कहानियाँ पढ़ी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूँगा, क्योंकि यह भारतीय कहानी के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। प्रेमचंद ने उस अकेलेपन में, एकांत में, जो माँ के मरने के बाद उनके मन में पैदा हुआ था, उस समय जो कहानियाँ पढ़ी वो था तिलिस्म ए होशरुबा। और यह क्या था, उन कहानियों का संग्रह था जो हमारे घर में दादी नानी हमें सुनाती हैं, जो तिलस्मी कहानियाँ होती हैं। और उस समय तक भारतीय साहित्य में और कहानियों में, उसके पहले जो कहानियाँ लिखी जाती रही थी वो इसी तरह की कहानियाँ होती थी, तिलिस्म और इसी कहानियाँ होती थी। तो यदि मैं ये कहूँगा कि इसी तिलिस्म की कहानियों ने प्रेमचंद के अंदर रचनात्मकता का बीज बोया और एक उस युग की शुरुआत की हिंदी कहानी में, जो कि एक कहानी के एक नया प्रतिमान गढ़ा, जो अपने कहानी ने पहली बार अपने को मनुष्य से जोड़ा, सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। अब देखिए उनकी कहानी की मैं और चर्चा करूंगा अभी। पंच परमेश्वर, तभी मैंने आपको बताया, बड़े घर की बेटी ने बताया था, पंच परमेश्वर की मैंने भी चर्चा की थी कि पंच परमेश्वर में आपके वो जो बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे,
वो लाइन कितनी टच की थी। मेरे कहने का मतलब कि ये जो वाक्य हैं ये भारतीय साहित्य के सूत्र वाक्य हैं, जो कि मनुष्य के मन की साँकल को खटखटाते हैं, उसके अंदर में एक नैतिकता का बोध कराते हैं। जैसे वो जब दोबारा जाती है तो बोलती है वो खाला उससे कि बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, और पंच के दिल में खुदा बसता है, पंचों के मुँह से जो वाणी निकलती है वो खुदा की वाणी है। यहाँ पर उस खाला के मुँह से प्रेमचंद ने उस पंच को एक न्याय की भावना का, कर्तव्य परायणता का बोध दिलाया है, और इसका यह असर होता है कि प्रेमचंद खुद उसके मन में बैठे हैं। वहाँ लिखते हैं क्या है कि उत्तरदायित्व की भावना बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होती है, और जैसे ही उत्तरदायित्व की भावना आती है, उस जो संकुचित व्यवहार हैं वो है सो निर्मल हो जाते हैं। मन में वो न्याय की भावना का प्रतिष्ठापन होता है, परमेश्वर निवास करते हैं, और वह पंच सही निर्णय सुना जाता है। उसकी कुछ और पंक्तियाँ हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि उस समय के समाज के चित्र को प्रस्तुत करते हैं, या कहिए कि यह प्रेमचंद आम पारिवारिक जीवन से कितना जुड़े हैं वह बताते हैं। प्रकारांतर में वो जुम्मन जब पंचायत को अपनी बात बता रहा है तो कह रहे हैं कि मैं खाला की पूरी खिदमत करता हूँ और उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज है, मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस। देखिए भारतीय समाज के परिवार के अंदर जो चित्र उसको कितनी सजीवता से प्रेमचंद ने यहाँ पर रखा है। आगे क्या है कि आगे क्या होती है कि जब अलगू जो है सो इनके पक्ष में फैसला नहीं देते हैं, जुम्मन के पक्ष में, और खाला के पक्ष में फैसला देते हैं, तो जुम्मन के मन में ढेर सारे दुराग्रह के भाव आते हैं, और एक आम छला व्यक्ति अपने मित्र से जो भड़ास निकालता है वो सारी भड़ास आ रही हैं। बोलते हैं कि कलयुग की दोस्ती ऐसी ही होती है, आजकल संसार में जो हैजा व्याधि आदि जो फैली हुई हैं ये सभी उन्हीं दुष्कर्मों का दंड है। तो इस तरह से प्रेमचंद ने उस समय के ज़माने की एक एक चीज़ को, उनकी जो 3 कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं विशेष रूप से उन्हीं कहानियों की चर्चा कर रहा हूँ। एक उनकी कहानी है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा में वह जो बंशीधर हैं, जब अपनी परीक्षाएं पास करके और नौकरी की तलाश में जाते हैं तो उनके जो पिता हैं घर में वो उनको सीख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रेमचंद ने कैसी दुविधा वाली बात बताई, जो जिस दोहरेपन के समाज में हम जी रहे हैं उस दोहरेपन को उन्होंने कितना चित्रित किया। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जब बचपन से आप पढ़ते हैं तो झूठ मत बोलो, घूस मत लो, सत्य का साथ दो, बुराई का साथ मत दो, धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है। आपके बचपन से बड़े होने तक समाज यही पढ़ा के आपको ऊपर बढ़ाता है, सिखाता है, और जैसे ही आप ऊपर जाते हैं और आपको नौकरी मिलती है, और नौकरी मिलने के बाद अपने पिता के चरण स्पर्श करने जाते हैं कि आशीर्वाद लेने कि मुझे नौकरी मिल गई है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या होता है कि ऊपर की कोई आमदनी है कि नहीं। अब सोचिए कि कितना बड़ा धक्का लगता है कि समाज ने क्या सिखाया आदर्श, और जब हम यथार्थ के धरातल पर उतरते हैं तो वह हमारा आदर्श यथार्थ के धरातल पर कैसे टकराकर चकनाचूर हो जाता है, इसका सीधा साक्षात्कार होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेमचंद उस आदर्श को लेकर चलते हैं। आप प्रेमचंद की कहानियों में देखेंगे कि एक महान आदर्श की सर्जना करते हैं, उस आदर्श को लेकर चलते हैं, और वह आदर्श यथार्थ की कठोर भूमि पर आकर टकराकर चूर चूर हो जाता है। लेकिन मैं इस बात से यह नहीं कहता हूँ, इस बात में मैं यकीन नहीं रखता कि प्रेमचंद समस्याओं के लेखक हैं, समस्याओं के कहानीकार हैं। नहीं, प्रेमचंद समाधान के ऊपर कहानीकार हैं। आप प्रेमचंद की कोई भी कहानी देखिए, आप अभी मैंने बड़े घर की बेटी की चर्चा की, अंत में क्या होता है कि आनंदी लाल बिहारी को मनाती है, अपने पति को मनाती है, और दोनों भाई गले मिलते हैं, आंसू में उनका मैल घुलता है, और अंत में ही उसके पिता के मुख से निकलता है कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं। समाधान प्रस्तुत कर दिया है प्रेमचंद ने, उस समस्या को रहने नहीं दिया है। दूसरी कहानी आप आ जाइए, अभी पंच परमेश्वर की बात कही, उसमें जुम्मन के मन में अलगू के प्रति कितना जहर भरा हुआ है। बाद में अलगू के भी बैल खरीद के लाता है, उसका एक बैल मर जाता है, एक बैल कोई गांव का आदमी खरीद लेता है, फिर उसमें पैसा नहीं देता है, बाद में उस बैल से बहुत निर्दयतापूर्ण और कर्कशता से व्यवहार करता है, और उस कर्कशपूर्ण व्यवहार के बाद अंत में वो बैल दम तोड़ देता है और यह पैसा देने से मना कर देता है। फिर पंचायत बैठती है, और उस पंचायत में इस बार जुम्मन शेख पंच के पद पर जाते हैं, और इस बार धड़कन
अलगू के हृदय में रहती है। अब दृश्य बदल गया है। पहले जब अलगू पंच बने थे तो जुम्मन के हृदय में पटाखे फूट रहे थे कि मुझे एक अनुकूल निर्णय मिलेगा, लेकिन हुआ प्रतिकूल। और यहाँ दूसरी बात ठीक उलट गया है कि जब जुम्मन बैठते हैं तो अलगू के मन में अत्यंत, अलगू का हृदय धड़क रहा है, डर के मारे, भय का वातावरण है, संशय का वातावरण है कि अब तो मैं गया इस पंचायत में। लेकिन एक बार फिर से न्याय की देवी मुस्कुराती है, पंच में परमेश्वर का निवास होता है। कथाकार, लेखक अपने उद्देश्य से कभी भी पीछे नहीं हटता। उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि अपनी कहानियों के माध्यम से उस आदर्श को स्थापित कर देना, वह काम उसने किया है। प्रेमचंद ने अंत में अलगू के मुख से न्यायोचित फैसला दिलवाया और एक वहाँ पर लोगों में हर्षोल्लास छा जाता है और चारों ओर स्वर गूंजता है कि पंच परमेश्वर की जय। इसलिए मैं यह नहीं कहता कि प्रेमचंद समस्याओं के लेखक हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि प्रेमचंद समाधान के लेखक हैं। अब मैंने प्रेमचंद की बात कही थी कि प्रेमचंद में राष्ट्रवाद कितना प्रखर है, देशभक्ति कितनी प्रखर है। जब वह गोरखपुर में थे और महात्मा गांधी का भाषण हुआ तो गांधी जी के भाषण सुनने के बाद वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोचा कि अब मैं नौकरी छोड़ दूंगा। और वो आए और शिवरानी देवी से, उनकी पत्नी थी, उनसे उन्होंने चर्चा की, बताया कि मैं नौकरी छोड़ने को सोच रहा हूँ कि तुम सोच लो। उसके बाद शिवरानी जी सोचती रहीं। उनके मन में था कि 3-3 बच्चे हैं, घर कैसे चलेगा। हालांकि उस तरह की स्थिति उनकी बुरी नहीं थी, लेकिन अभी नई नई स्थिति सुधरी थी, इसलिए उनके मन में एक भविष्य के प्रति संशय का भाव था। फिर इसी बीच में ये लोग सोचते रहे, तब तक 1919 का ज़माना आया, जलियांवाला बाग कांड हुआ और उस समय प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को अल्टीमेटम दे दिया और फाइनली 1920 या 21 के आसपास जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, प्रेमचंद ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और उसी समय फिराक गोरखपुरी भी वहाँ उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा में थे। दोनों ने करीब करीब एक ही साथ अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था। तो यह उनकी देशभक्ति की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है। आज हम लोग सांप्रदायिकता की बात करते हैं। मुझे प्रेमचंद की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि सांप्रदायिकता के बारे में उन्होंने एक वाक्य कहीं लिखा है कि सांप्रदायिकता संस्कृति की ओट में अपना बचाव करती है। हम संस्कृति की दुहाई देकर सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं, यह एक चलन हो गया है। लेकिन उन्होंने उस संस्कृति को मानने से इनकार कर दिया जिस संस्कृति को आज हम धर्म के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदू कोई संस्कृति नहीं है, मुस्लिम कोई संस्कृति नहीं है, ईसाई कोई संस्कृति नहीं है। इन सारे धर्मों के ठेकेदार अपने इस धर्म को संस्कृति के रूप में चित्रित कर सांप्रदायिकता की भावना उकसाते हैं और अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सही मायने में संस्कृति है तो हमारी आर्य संस्कृति है, हमारे जो ईरान की संस्कृति है, ये हमारी संस्कृतियाँ हैं। तो इस तरह से उन्होंने सांप्रदायिक उन्माद को बिल्कुल सिरे से नकारा। और आज की परिस्थिति में प्रेमचंद की उपस्थिति, उनकी साहित्यिक उपस्थिति और हमें अनिवार्य लगती है। तीसरी बात है नमक का दारोगा। देखिए, नमक के दारोगा में भी वही चीज़ होता है कि जब वो जाता है, मैं अभी थोड़ा भटक गया था, प्रकारांतर में चला गया था। नमक के दारोगा में जो जाता है तो अब उसके पिता उसे क्या समझाते हैं, बड़ी अच्छी पंक्ति है, मैंने कहीं लिखा था, मैं भूल गया हूँ। उसमें कहते हैं कि बेटा, जो मासिक आमदनी है वह तो पूर्णमासी का चांद है जो कि एक दिन घटते घटते लुप्त हो जाता है। सही आमदनी तो ऊपरी आमदनी है जो बहता हुआ स्रोत है, उसे जब चाहो इतना हंसोट लो। यह सरकारी नौकरी तो पीर की मजार है, इसलिए उस मजार पर ध्यान कम दो और चढ़ावे और चादर पर ध्यान ज़्यादा दो। यही दुनियादारी उसे सिखाते हैं और यही सिखाकर उसे भेजते हैं। लेकिन वह जाता है तो उसका मन, उसके मन में जो अब तक आदर्श पले हैं, वह आदर्श अपने पिता के यथार्थपरक बातों से खंडित नहीं होता। और उसने अलोपीदीन की गाड़ी रोक दी है, उनको हिरासत में ले लिया है। दूसरे दिन न्याय के मंदिर में अलोपीदीन का प्रभाव है और लक्ष्मी वहाँ फिर से मुस्कुराती है और फिर न्याय अलोपीदीन के पक्ष में होता है। न्याय हार जाता है वहाँ पे, अलोपीदीन रिहा होते हैं और बाद में न केवल रिहा होते हैं बल्कि अलोपीदीन के विरुद्ध न्यायालय ने कुछ आक्षेप भी किए हैं, कुछ प्रतिकूल टिप्पणियाँ भी की हैं और इनकी नौकरी चली जाती है। और यहाँ पर आपको लगेगा कि समस्या इकट्ठा करके चले गए, लेकिन नहीं, बाद में अलोपीदीन का हृदय परिवर्तन होता है। वह बंशीधर के घर पहुँचते हैं और हाथ जोड़ उससे माफ़ी मांगते हैं और अत्यंत आकर्षक नौकरी, अपने पूरे जायदाद का मैनेजर उससे नियुक्त करते हैं। और अंत में प्रेमचंद ने फिर
असत्य पर सत्य की विजय दिखाई है और समस्या का समाधान ढूंढा है। इसलिए मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि प्रेमचंद समस्याओं के लेखक कभी नहीं रहे, प्रेमचंद हमेशा समाधान के लेखक हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ये हमने बता दी कि उनकी कहानियों में राष्ट्रीय चेतना पूरी तरह से झलकती है। उन्होंने सोजे वतन जो उनका किताब जब्त हुआ, एक पहली घटना है, उसके बाद भी उन्होंने जब प्रगतिशील लेखन मंच को ज्वाइन किया आए, तो उसके बाद से अपनी हर रचनाओं में उन्होंने देश के अंदर जितनी कुरीतियाँ थीं उन कुरीतियों पर प्रहार किया। वो बड़े सरल चित्त के व्यक्ति थे, जो बातें बड़ी सरलता से बोल देते थे। उन्होंने जयशंकर प्रसाद को एक बार कहा था कि ये अतीत के चारण हैं, अच्छी बात है, हमारा अतीत बहुत अच्छा है, ये कब तक आप चारण बने रहिएगा, कभी कुछ वर्तमान को भी देख लीजिए, वर्तमान के संदर्भ पे भी लिखिए। उन्होंने एक बार जयशंकर प्रसाद को ये सीख दी थी कि हम अपने वर्तमान से अतीत की ओट में कब तक मुँह चुरा के रह सकते हैं। महादेवी वर्मा से उनके बड़े अच्छे संबंध थे। महादेवी वर्मा ने लिखा है कि जब वो महज शायद 8वीं कक्षा की छात्रा थी, तो उनकी कोई कविता छपी थी किसी मैगजीन में, चांद कोई मैगजीन थी, तो प्रेमचंद जी ने पढ़ा और उन्होंने इनको पत्र लिखकर इनको बधाई दी। तो उसके बाद जब ये विद्यापीठ में आ गई थी, तो एक बार प्रेमचंद जी इनसे मिलने गए, तो जो इनकी भक्तिन थी उसने इनको, प्रेमचंद जी को पहचानती थी, बाहर ही खड़ा कर दिया। अब बोला कि अभी जो है सो व्यस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे वो ना व्यस्त हैं, आप तो व्यस्त नहीं, आइए हम लोग बात करते हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर में उनके जितने सेवक थे, नौकर थे, या जो भी वहाँ के आसपास के स्टाफ थे, छोटे मोटे लोग थे, एक पेड़ के वृक्ष के नीचे महादेवी ने अपने संस्मरण में लिखा है, वो वहाँ सब बैठ गए और प्रेमचंद जी अपनी कहानी शुरू कर दिए और वहाँ पूरी भीड़ लग गई। जब महादेवी वर्मा बाहर निकली तो देखी कि प्रेमचंद जी बड़ी सरलता से अपनी बातें बताए जा रहे हैं और वहाँ लोग बड़ी तल्लीनता से वो बातें सुन रहे हैं। तो इस तरह से प्रेमचंद जी के बारे में मैं, बड़े सरल स्वभाव के थे, हमने बता दिया, जयशंकर प्रसाद बता दिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की जो उन्होंने जो अपनी पुत्री को पत्र लिखा था, पिता का पत्र पुत्री के नाम, वो मूलतः अंग्रेजी के पत्र थे और उन पत्रों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया इससे, इसलिए इन्होंने अनुवाद भी किए। इन्होंने उपन्यास लिखे, करीब इनके 12 उपन्यास हैं, 300 से अधिक कहानियाँ हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे, फिल्मों में गए, फिल्मों में एक इनकी फिल्म बनी, वो प्रेमा या कुछ करके था, मुझे बिल्कुल याद नहीं, नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसमें वो ये बहुत क्षुब्ध हुए, जो हिंदी फिल्म बनी उससे बहुत क्षुब्ध हुए, उनको अच्छी नहीं लगी। इन्होंने एक पत्र में किसी को लिखा उसके बारे में। बाद में उस फिल्म को दोबारा दक्षिण की भाषा में बना और उसमें सुब्रमण्यम की इन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की कि उससे बहुत प्रभावित हुए कि वो उनका सही ये था। अच्छा, उपन्यास के बारे में आया तो गोदान, प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। और गोदान के 2-3 पार्ट, ऐसे गोदान के 2 पार्ट हैं, एक नागरिक जीवन के बारे में और एक गांव के जीवन के बारे में है। दोनों जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है। जो ग्रामीण जीवन का उपन्यास है उसमें पूरी कहानी होरी, धनिया और गोबर के आसपास घूमती रहती है। और आप वहाँ देखेंगे कि हमको लगता है कि जो इनके अंदर जो विचारधारा के स्तर पर एक गांधी से प्रभावित थे, समाजवाद के प्रणेता थे। तो आप देखिए कि गोबर जो है वो उसके अंदर में पूरी गोबर के अंदर में एक विद्रोह की भावना हमेशा आती रहती है और वह बार बार सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देते रहता है। वहाँ पर प्रेमचंद के अंदर पनपती समाजवादी व्यवस्था की झलक मिलती है। होरी जो है वह पारंपरिक, जो भारतीय समाज में जो होता है कि जो इसे मार्क्स ने कहा था ना कि हम जब अपनी जो भी व्यक्ति कहीं पढ़ाता है या शिक्षा पढ़ाता है तो अपनी विचारधारा को पढ़ाता है और उस विचारधारा के द्वारा वो अपनी मान्यताओं को पोषित करने की कोशिश करता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे धर्म है, भाग्य है या विवाह है, ऐसी संस्थाओं के बारे में कहा कि जब व्यक्ति दिन भर कोई मजदूर पीड़ित शोषित होकर आता है घर में और वह दिन भर जो उसके मन में विद्रोह की भावना जमा होती जाती, संचित हो जाती है कि वह कब फूट पड़े अपने शोषक मालिक के विरुद्ध में। लेकिन रात में जैसे ही शाम में घर पहुंचता है और जैसे ही पत्नी की गोद में अपना माथा रख के सोता है वो सारी चीज़ें भूल जाता है। मैंने कहने का अर्थ है कि यहाँ पर वह जो है पत्नी का गोद, जो विवाह की संस्था है, वह
अगले दिन के लिए शोषण का सामना करने के लिए फिर से उसमें ऊर्जा भर देती है और इस तरह वह आजीवन शोषण सहते रहता है। उसी तरह धर्म या भाग्य है कि जो हमारे भाग्य में है वही हम करेंगे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। यदि कोई शोषक है तो अपने तकदीर के कारण और कोई शोषित है तो अपने तकदीर के कारण। तो इस तरह की जो भावना का बीजारोपण मन में कर दिया जाता है, उसी बीजारोपण के प्रतीक पुरुष के रूप में वहाँ पर होरी आता है, जो बिल्कुल उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसके मन में कोई विद्रोह की भावना नहीं आती। तो प्रेमचंद जी के उपन्यासों में इतने समाज के बहुरंगी अंग हैं कि इतने समाज को इतनी समग्रता से चित्रित करते हैं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो उपन्यास सम्राट की उनको उपाधि दी गई वो किसी हिंदी वाले नहीं दी, वो प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को हिंदी, जो कि हिंदी उपन्यासकार थे मूलतः, उर्दू से उन्होंने सही बात की शुरुआत की थी, लेकिन आज हिंदी के सबसे उनको उन्होंने उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी उन्होंने। तो प्रेमचंद को मिला के प्रेमचंद जो है सो अपनी कहानियों को टुकड़ों टुकड़ों में लेके नहीं चलते, समग्रता से लेके चलते हैं। वह एक आदर्श की स्थापना करते हैं, लेकिन आदर्श के सामने वो यथार्थ को भी रखते हैं और आदर्श और यथार्थ में टकराहट कराते हैं। एक समस्या, आदर्श यथार्थ के बीच का जो संघर्ष है उसकी समस्या को सामने रखते हैं और अंत में अपने लेखक रचनाकार धर्म का निर्वाह करते हुए उस समस्या का अंत में समाधान देकर चले जाते हैं। ये मेरा प्रेमचंद के बारे में इतना ही कहना है। और आज के युग में हम यह कहेंगे कि धीरे धीरे जब लोगों की पढ़ने की आदत खत्म होते जा रही है, मेरा सबसे मुख्य ये कहना है कि हम यह प्रण लें कि हम केवल प्रेमचंद की जयंतियाँ नहीं मनाते रहें, बल्कि कम से कम हम जितने बच्चों को अपने घर में है प्रेमचंद की एक किताब जरूर खरीद के दें, उनकी कहानी की किताब, छोटी छोटी कहानियों को ही दें बच्चों को और उनको सुनाएं, ताकि हम आगे भी आने वाली पीढ़ियों तक प्रेमचंद के संदेश को फैला सकें। और प्रेमचंद हमारे लिए एक मनुष्य मात्र नहीं है, हमारे लिए एक लेखक मात्र नहीं है, बल्कि वह एक प्रतीक हैं, वह एक आदर्श हैं, वह एक मूल्य हैं, वह एक सिद्धांत हैं, जिनको आने वाली पीढ़ियाँ जब तक संजो कर रखेगी, संजो के रखेंगी, अपने को सुरक्षित महसूस करती रहेंगी। धन्यवाद।